देखिए, महल एक दिन में नहीं बनता है, ईंट ईंट जोड़कर बहुत दिन लगता है, तब जाके एक अच्छा महल बनता है। देखते ही देखते हम लोग पार्ट नंबर 13 तक पहुंच चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है पुनः इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर 1 के लिए। आप हैं हमारे साथ झारखंड सिविल 2022 के प्रिपरेशन में। ओके, डेली ये वीडियो लगभग 8 बजे देखने को मिलता है। ओके, लगभग 8 बजे देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, थोड़ा बहुत लेट हो जाती है। इसका पीडीएफ लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ये सेशन बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव रहने वाला है आपके पेपर 1 के लिए। आप लोग कंटेंट पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। ये सारा मटेरियल मैं जो दे रहा हूँ बिना पेड कोर्स वाले आपको देने वाले नहीं है झारखंड में। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, अब बाकी अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वैसे तो आप लोग करने वाले हैं नहीं। लाइक कीजिएगा, अपना इससे फीडबैक होता है कि हाँ चलो अच्छा वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और कोई भी इशू आता है कमेंट कीजिए, आपका इशू का सोल्यूशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 1 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देख लीजिएगा इंस्ट्रक्शन, आप करेक्ट वर्ड से भरना है। द काइट वाज स्टक सो हाई ऑन द ट्री दैट इट वाज द रीच ऑफ द बॉयज डैश द रीच ऑफ द बॉयज। तो क्या होना चाहिए? स्टक मतलब होता है कहीं पे फंस जाना, स्टिक का V2 और V3 होता है, स्टक मतलब फंस जाना। तो इतना ऊपर पहुंच गया कि क्या होना चाहिए, हो गया है लड़कों के पहुंच से बाहर है। क्या है? लड़कों के पहुंच से बाहर है। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होना चाहिए? बियॉन्ड, बीनीथ, ठीक है, बिलो है, बीनीथ, बियॉन्ड या फिर बिसाइड। तो देखिए इसके लिए करेक्ट वर्ड जाएगा यहाँ पे बियॉन्ड। क्या होता है? बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है कि अगर आपके पहुंच से कोई चीज़ बाहर है तो उसके लिए हम लोग वर्ड बियॉन्ड का यूज करते हैं। बाकी सारे वर्ड डिस्कस कर देता हूँ। बिलो का मतलब होता है नीचे। ओके, क्या होता है? बिलो का मतलब नीचे, रैंक वगैरह में नीचे वगैरह होता है, या कोई चीज पोजीशन में नीचे है तो हम लोग बोलते हैं। बीनीथ का मतलब होता है नीचे लेकिन लेयर की तरह। जैसे आप लोग कोट के अंदर कोई टी शर्ट पहने हैं तो बोलते हैं कि माई टी शर्ट इज बीनीथ माई कोट। ओके, तो ऐसे यूज कर सकते हैं, लेयर की तरह जब सटा रहेगा तब। बियॉन्ड मतलब बता दिया अभी, के पहुंच से बाहर। और बिसाइड मतलब होता है, बिसाइड मतलब होता है के बगल में। क्या होता है? के बगल में। ओके, तो इसका मीनिंग समझ लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है बिसाइड और बिसाइड्स में, तो थोड़ा बता देता हूँ आपको। ओके, थोड़ा बताता हूँ। तो जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे बिसाइड, BESIDE, और एक वर्ड होता है बिसाइड्स। क्या होता है? बिसाइड्स। जैसे बिसाइड मतलब बता दी ना, के बगल में होता है। क्या होता है? के बगल में के सेंस में इसको यूज करते हैं। ओके, के बगल के सेंस में यूज करते हैं इसको। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे। क्या होता है? के अलावे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है के अलावे। जैसे हम थोड़ा सा बात करें, जैसे कि आई एम प्रोवाइडिंग यू ओके द लेक्चर ऑफ हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश। तो यहाँ बिसाइड मतलब के अलावे, यानी कि इंग्लिश के अलावे भी हिंदी का लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, जाकर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, दिल खुश हो जाएगा। ओके, आप बोलेगा कि वाह मजा आ गया। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर C चला जाएगा, बियॉन्ड। ओके, तो बियॉन्ड वर्ड चला जाएगा, यानी कि अगर किसी का रीच से बाहर है तो उसके लिए बियॉन्ड यूज करते हैं। बाकी सारी चीज बता दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द पैसेंजर वेटेड, और थोड़ा सा वीडियो फास्ट रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। कंप्लीट सेट आज मैं उठा लिया हूँ, ठीक है, कंप्लीट सेट आज उठा लिया हूँ। तो देखते देखते कि धीरे धीरे ना, जैसे कि कोई भी चीज़ का ना इंप्रूव्ड वर्जन देखने को मिलता है। जैसे कोरोना वायरस था तो पहले थोड़ा सा बेचारा दबे पाँव आया, उसके बाद ऐसे आक्रमण मचाया, फिर बोला कि अच्छा भाई आप लोग व्यवस्था कर लिए हो, चलो अगला तरीका से आते हैं, फिर तैयारी वारी करके। तो अगले बार आया तैयारी करके, तो अलग अलग वर्जन लाता है। तो मैं भी वैसे ही करता हूँ, धीरे धीरे जो है आपको इंप्रूव्ड वर्जन देखने को मिलेगा, बस कनेक्ट रहिए। ओके, तो चलिए द पैसेंजर वेटेड डैश फॉर द लोकल ट्रेन। ओके, ट्रेन 2 बार हो गया है तो इसको एक ही बार रहेंगे। टू अराइव, जैसे देख लीजिए यहाँ से, अगर पैसेंजर अगर यहाँ पे करेक्ट वर्ड डाल के इसको मीनिंग निकालना है, उभरना है, तो हैस्टली मतलब जल्दीबाजी में वहाँ पे वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, मीकली या फिर कंसिडरेबली क्या यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड जाना चाहिए वो होगा मिकली, सॉरी पैसेंटली। वो क्या होगा? पैसेंटली। मिकली मतलब तो दबे आवाज में होता है, ठीक है, दबे पाँव वगैरह जाता है उसको बोलते हैं मिकली, दबा हुआ साउंड में बोलना या फिर आना। जब धीरे धीरे कोई आता है ना, बिल्ली चाल जैसे, तब उसको मिकली बोलते हैं, ठीक है। और उसको मिक मतलब दब्बू टाइप का आदमी को बोलते हैं मिकी। ओके, मिक। तो समझ गए यहाँ से पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक ऐसे उन लोग वेट कर रहा था, ठीक है। वेट के साथ फोर लगता है, यह देखिएगा वेट फोर। ओके, तो इसको कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं। ओके, और अवेट आएगा ना, AAYT, अवेट का मतलब ही होता है वेट फोर। तो अवेट के साथ फोर लगा के देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, फोर नहीं लगेगा अवेट के साथ, अवेट के साथ फोर नहीं लगेगा, वेट के साथ फोर लगता है, क्योंकि अवेट का मतलब ही होता है वेट फोर। समझ गए? आंसर आपका भी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। प्रिया हैज, जो कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, प्रिया हैज अ वेरी डैश नेचर एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ऑन पेरेंट्स। देखिए, तो इस तरह के जो किसी से कोई हेल्प वगैरह नहीं लेता है, इंडिपेंडेंट रहता है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है स्वावलंबन होता है। क्या होता है? स्वावलंबन, ठीक है। उस तरह के पर्सन को हम लोग स्वावलंबी बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया? इंडिपेंडेंट भरिए कि क्या है, बहुत इंडिपेंडेंट नेचर का है, अपने पिता माता से भी जो है से पैसा लेना, जो कोई भी हेल्प लेना जो है से, फाइनेंशियल हेल्प मतलब वही होता है, पैसा कौड़ी नहीं लेती है, वो अपना ही मेहनत करना चाहती है। बाकी बायस मतलब होता है किसी का पक्षपात वगैरह करना। इम्पार्शियल मतलब होता है किसी का पक्ष नहीं लेना। इसको वन वर्ड में डाला जा सकता है। इम्पार्शियल मतलब वन हु डज नॉट टेक द साइड ऑफ एनीवन। ओके,
तो इसको इम्पार्शियल बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं तटस्थ। क्या बोलते हैं? तटस्थ। ओके चलिए, तटस्थ बोला जाता है जो किसी का पक्ष नहीं लेता है, उसको बोलते हैं तटस्थ, एकदम इंडिपेंडेंट टाइप का रहने वाला। और डिसइंटरेस्ट मतलब आप तो जानते होंगे कि इसमें इंटरेस्ट आपका नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर हम लोग मूव करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, जो अंडरलाइन पार्ट है उसको इंप्रूव करना है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नो करेक्शन वगैरह या इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड हम लोग डाल देंगे। ओके, देखिए एक तरफ क्वेश्चन को ना, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन को इसको इरर बना सकते हैं, फिलर भी बना सकते हैं, मतलब कुछ तरह से पूछा जा सकता है। आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। ओके, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। और हैवी फाइन विल बी इन्फ्लेक्टेड विथ देम इफ दे डू नॉट पे द टैक्सेस इन टाइम। ओके, यानी कि जो स्टिपुलेटेड टाइम है, यानी कि जो निर्धारित समय है, उसमें अगर टैक्स नहीं पे करता है तो उन पर हैवी फाइन इन्फ्लिक्ट किया जाएगा। इन्फ्लिक्ट मतलब किसी के ऊपर थोपना, आरोप लगाना। तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है। क्या होता है? इन्फ्लिक्टेड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है ऑन होता है। ओके, विथ नहीं होता है। तो समझ गए? तो यहाँ पे इन्फ्लिक्टेड ऑन देम लगा लीजिए, कहाँ है? विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन देम, ऑप्शन नंबर बी में चला गया। ओके, तो इन्फ्लिक्टेड ऑन समवन होता है, यानी किसी के ऊपर कोई चीज थोपना, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं आपका इन्फ्लिक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा वीडियो बोला ना फास्ट रहेगा क्योंकि बहुत पूरा सेट ले लिया हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, आज तो डालने में भी लेट हो जाएगा। द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज सी कांट फाइंड इट्स मदर। ध्यान दीजिएगा, कांट फाइंड इट्स मदर। तो यहाँ से देखिए क्या इसमें गड़बड़ी है। द चाइल्ड इज क्राइंग, तो द चाइल्ड जो है से क्या है? चाइल्ड के साथ इज लगा है, बिल्कुल सही है। एक जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, जो चाइल्ड को ना कभी कभी चिल्ड्रेन, इसका तो प्लूरल होता है लेकिन कभी कभी एस लगा देते हैं। तो चिल्ड्रेन वर्ड्स गलत है ना, चिल्ड्रेन वर्ड्स गलत है। सही वर्ड होता है आपका चिल्ड्रेन। क्या होता है? चिल्ड्रेन, यही सही वर्ड है। और ये चाइल्ड का जो है ना सब प्लूरल है, चिल्ड्रेन क्या है? प्लूरल है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, समझ लीजिएगा। एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो द चाइल्ड जो है से क्या है? एक बच्ची है। ओके, यहाँ पे बच्ची क्यों? क्योंकि आगे से पता चल गया, ऐसे चाइल्ड का तो जेंडर पता नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग इट यूज करते हैं। ओके, तो समझ गया। लेकिन यहाँ सी से पता चल गया कि क्या है? सी से पता चल गया कि वह से क्या है, जो है से देखिए क्वेश्चन में जब सेट कर रहा था ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को उन लोग को ऐसे बनाना चाहिए था कि द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इट कैन नॉट फाइंड इट्स मदर। क्योंकि आगे में देखिए वर्ड इट्स है। क्या है? वर्ड इट्स है, यानी कि इसका पोसेसिव लगा दिया। तो सी का पोसेसिव तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे हर होना चाहिए था ना, यहाँ पे पोसेसिव उसका हर होना चाहिए, लेकिन इट लगा दिया है। तो यहाँ पे ना इट होना चाहिए था। क्वेश्चन में जब बना रहा था तो ध्यान नहीं दिया। ओके, क्वेश्चन में था या फिर मैं ऐसा लिख दिया, लेकिन करेक्ट वही होगा। अगर यहाँ पे ऐसे अगर इट्स आया है तो उसके अनुसार सेंटेंस में इट आना चाहिए। आज देखिए आपको इंप्रूवमेंट नहीं करना है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि होता क्या है। ओके, तो इट होना चाहिए सही में। ओके, समझ गया? तो लगा लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें गलती नहीं है। यहाँ पे देखा जाए इसमें गलत निकल जाएगा, क्योंकि सी जो है ना, सी के साथ यहाँ पे इट्स आया है। अब यहाँ पे चाइल्ड के लिए या तो सी लगाता था या हर लगाता, या तो यहाँ पे इट लगाता, ऐसे बनना चाहिए था। ओके, चलिए ऑप्शन वो भी चला गया। चाइल्ड इज क्राइंग में कोई गड़बड़ नहीं है, चाइल्ड सिंगुलर वर्ड है, उसके साथ इज आया है। नेक्स्ट है द रूफ इज बीइंग हेल्ड अप ओवर 2 स्टोन पिलर्स। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि जो रूफ है उसके होल्डअप मतलब क्या होता है? किसी को थामे रखना। होल्डअप मतलब किसी को थामे रखना। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे होल्डअप मतलब थामे रखना। तो होल्ड अप ओवर नहीं, होल्ड अप बाई होगा, क्योंकि देखिए पिलर्स के द्वारा जो है से रूफ को क्या किया गया? थामे रखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? द रूफ इज बीइंग, यहाँ पे सही क्या जाना चाहिए? द रूफ इज बीइंग हेल्ड अप। ओके, वाज हेल्ड अप या इज हेल्ड अप या हिज होल्ड अप लगना चाहिए। तो इज हेल्ड अप बाय होना चाहिए ना, इज हेल्ड अप बाय लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? इज हेल्ड अप बाय होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा ना। इसके बाद बाय लगता है, क्या लगता है? बाय लगता है। यहाँ पे ओवर नहीं लगेगा। ओके, हेल्ड अप मतलब थामे रखना। तो किसके द्वारा थामा गया है? पिलर्स के द्वारा। तो आपका बी चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, एजुकेशन इज नॉट अबाउट हैविंग कैरियर बट अबाउट बीइंग एबल टू लुक ऑब्जर्वेशन एंड लिसन। तो जो ऑब्जर्वेशन वर्ड है इसको आप लोग को इंप्रूव करना है। क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो देखिए लुक क्या है? लुक मतलब देखना, एक वर्ब है, और लिसन भी एक वर्ब है। तो बीच में ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वेशन एक नाउन है ना भाई, ऑब्जर्वेशन एक नाउन है। तो ये कर क्या रहा है यहाँ पे? तो इसके साथ अगर एंड से कनेक्ट है तो सेम तरह का मीनिंग वाला वर्ड आना चाहिए ना। तो नाउन यहाँ पे नहीं, हमको यहाँ पे वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब। तो ऑब्जर्वेशन का वर्ब होता है ऑब्जर्व। क्या होता है? ऑब्जर्व। ऑब्जर्वर एक खुद नाउन है, मतलब एक निरीक्षक होता है और जो चीज़ों को देखता है। और ऑब्जर्वेंट मतलब होता है एक तरह से एडजेक्टिव है। क्या होता है? क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है ऑब्जर्वेंट। ओके, ऑब्जर्व करने वाला के हिसाब में। ठीक है, तो समझ गया, ये नाउन है और फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेंट है और यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव नहीं हमको लगना चाहिए, हमको लगना चाहिए वर्ब। तो वर्ब यहाँ ऑब्जर्व है। ऑब्जर्वर भी एक नाउन ही है। ओके, चलिए समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड हम लोग कुछ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे देख लीजिए, क्लीन, क्लीन का क्या मीनिंग होगा? ऑनेस्ट, टॉल, टोकेटिव या फिसाई। तो लग रहा होगा कोई वर्ड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्लीन का आपसे मीनिंग पूछ रहे हैं ना, वह ऑनेस्ट के सेंस में पूछ रहे हैं, क्योंकि जब कोई आदमी ऑनेस्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बहुत नीट एंड क्लीन आदमी है भाई, क्या है? बहुत नीट एंड क्लीन आदमी है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा ईमानदार कोई होता है, तो उसके लिए भी हम लोग क्लीन यूज करते हैं। बाकी सारा मीनिंग तो पता होगा, साई मतलब शर्मिला होता है, और शर्मिला शर्मिली। और टॉकेटिव मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है, उसके लिए चैटर बॉक्स भी एक वर्ड यूज होता है। क्या होता है? चैटर बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। एलिज मतलब होता है किसी के ऊपर क्या लगाना? एलिज मतलब आपको बताना मीनिंग। एलिज का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। तो क्या होना चाहिए? सूद, प्लेकेट, फिर यहाँ पे चार्ज या फिर एपीज। तो देखिए यहाँ से इसका करेक्ट जो सिनोनिम्स होगा वो होगा चार्ज, यानी कि किसी के ऊपर आरोप लगाना। बाकी जो सूद है, प्लेकेट है, अपीज है, इस तीनों का मतलब होता है शांत करना। क्या करना? शांत करना। तो इसको याद रखिएगा ना, शांत करना। कभी कभी इसका मीनिंग आपको मनाना भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मनाना। तो समझ लिया गए, ऑप्शन नंबर सी चला गया, किसी के ऊपर आरोप लगाना। पीडीएफ कर लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिलता है ना। इनक्रोच मतलब क्या होता है? इनक्रोच का मतलब होता है कि कहीं पे जबरदस्ती वगैरह घुसना या फिर अतिक्रमण करना। समझिए, अतिक्रमण होता है, उसको इनक्रोचमेंट बोला जाता है। तो क्या होना चाहिए इसका मीनिंग? फॉरगेट, डिसरिगार्ड, इग्नोर या फिर इंट्रूड। तो देखिए इनक्रोच का जो मीनिंग जाना चाहिए वो जाने इंट्रूड, मतलब कहीं पे जबरदस्ती अगर घुसा जाता है उसको इंट्रूड बोलते हैं ना। क्या बोला जाता है? इंट्रूड, यानी कि इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण करना। ठीक है, अतिक्रमण करना। तो आप लोग भी अपना जो मतलब अतिक्रमण मत कीजिए। डी हो गया आंसर। नेक्स्ट आता है एपरेंटली। क्या होता है? एपरेंटली। ओके, चलिए, एपरेंटली मतलब होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे एपरेंट, अगर लाइट पढ़े होंगे ना तो वहाँ पे एपरेंट इमेज वगैरह थोड़ा सा पढ़े होंगे। एपरेंट पोजीशन पढ़े होंगे, इमेज नहीं, एपरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन पढ़े होंगे। तो याद है ना, तारा वाला एक टेंथ क्लास में डायग्राम था, उसमें दो तारा बनाया हुआ था। ओके, एक ऐसे पोजीशन था, इसका एपरेंट पोजीशन, और एक इसका रियल पोजीशन, ऐसा था ना, याद है आपको? तो वो जो है वहाँ पे एपरेंट, एपरेंट मतलब आभासी, जो रियल नहीं हो। क्या है? आभासी होता है, एक रियल नहीं हो, तो आभासी रूप से होता है, उसके लिए एपरेंटली वर्ड यूज करता है, जो रियल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से इसका जो करेक्ट मीनिंग जाएगा हो जाएगा आपका, सॉरी एंटोनिम आ गया यहाँ पे ना, एंटोनिम है सैनोनिम है, मीनिंग है सैनोनिम ही है। तो एपरेंट का मतलब होता है आभासी। क्या होता है? आभासी रूप से, तो सीमिंगली जाएगा। क्या होगा? सीमिंगली जाएगा। बाकी क्वेश्चनेबली का मतलब होता है ना, विवादास्पद ढंग से। क्या होता है? विवादास्पद ढंग से। और कंसिडरेबली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा। क्या होता है? कंसिडरेबली का मतलब होता है ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं कंसिडरेबली। ओके, चलिए, तो देख लिया आपने, आंसर आपका ए चला गया। अब आता है एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो ढूंढिए भाई। फर्स्ट आता है इंडिग्नेंट। क्या आता है? इंडिग्नेंट। तो इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? इंडिग्नेंट का एंटोनिम बताना है। तो देखिए इंडिग्नेंट का मतलब होता है किसी को सताना। क्या करना? किसी को सताना, किसी को इरिटेट करना। तो इसका मीनिंग आ गया किसी को भाई खुश करना या फिर उसको शांत करना, उस तरह का मीनिंग। तो क्या होना चाहिए? एनवाय, प्लीज्ड, पीप्ड या फिर अपसेट। तो देखिए सारा जो वर्ड लिख रहा है, एनवाय, पीप्ड, अपसेट, ये सारा जो इसका मीनिंग ही होता है किसी को सताना, इंडिग्नेट करना। तो अपोजिट मीनिंग उसका आएगा प्लीज्ड, मतलब किसी को खुश करना, मेक समवन हैप्पियर, ठीक है, या हैप्पी। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं प्लीज्ड। तो करेक्ट जो एंटोनिम आएगा इंडिग्नेंट का वो प्लीज जाएगा। और बाकी सारे वर्ड दिख रहे हैं जो एनवायड है, पीप्ड है, अपसेट है, तो ये सारे वर्ड इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, यानी कि किसी को सताना, इरिटेट करना, चिढ़ाना। ओके, नेक्स्ट आता है हैरोइंग। क्या है? एक वर्ड है हैरोइंग। देखिए हैरोइंग मतलब होता है किसी को परेशान करने वाला। ठीक है, क्या होता है? परेशान करने वाला। तो इसका मीनिंग क्या जाना चाहिए? मतलब अपोजिट मीनिंग क्या जाना चाहिए? तो हैरोइंग मतलब रिपीटेटिव, वरिंग, स्ट्रेसफुल या प्लीजेंट। तो देखिए जो जितना सारा वर्ड दिख रहा है ना, जो जैसे कि स्ट्रेसफुल है, वरिंग है, रिपीटेटिव है, ओके, सारा इसका ना सिनोनिम्स हो जाएगा। अपोजिट मीनिंग देगा प्लीजेंट। क्या देगा? प्लीजेंट, यानी कि सताना नहीं, आनंददायक। क्या होता है? आनंददायक। ओके, सताना नहीं, प्लीजेंट मतलब होता है आनंददायक। तो हैरोइंग का मीनिंग क्या चला जाएगा? आनंददायक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे इसका सिनोनिम होगा। रिपीटेटिव मतलब जो बार बार होता है, जो हमेशा जो बार बार आ रहा है, तो जो बार बार आता है उसे कहीं ना कहीं मीनिंग देता है सताने वाला ही है, रिपीटेटिव है। ओके, इसका मीनिंग जाता है, तो प्लीजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेज में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, पोक वंस नोज। क्या होता है? पोक वंस नोज। तो देखिए जो वर्ड है पोक वंस नोज, इसका मीनिंग होता है इंटरफेयर या मेडल। क्या होता है? किसी को इंटरफेयर करना या उसको मेडल करना।
समझ गए? इंटरफेस समझते हैं ना? पोक, अगर आप लोग फेसबुक वगैरह यूज करते होंगे तो आप लोग इसको सुने होंगे कि क्या कर दिया, पोक कर दिया, क्या कर दिया, पोक कर दिया। तो यहाँ पे जो पोक वंस नोज है, वो जो आइडियम्स है उसका मीनिंग जाता है कि जो किसी को कारण अकारण हस्तक्षेप करना, किसी को इंटरफेयर करना। बात समझे? तो मिडल वर्ड यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। पुल समथिंग ऑफ, ध्यान दीजिए, पुल समथिंग ऑफ, तो क्या होना चाहिए इसका? टेक आउट ऑफ द कवर और लीड। क्या होना चाहिए? टेक आउट ऑफ द कवर और लीड। बी ऑप्शन है मेक समथिंग हैपन, ड्रैग समथिंग फोर्सिबली, या मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। तो क्या होना चाहिए? तो देखिए जो पुल समथिंग ऑफ जो एक इडियम है, इसका मीनिंग होता है कोई चीज को होने, क्या होना, उसको संपन्न कराना। मेक समथिंग हैपन क्या होता है? कोई चीज जब होता है उसके लिए बोला जाता है पुल समथिंग ऑफ। ओके, मेक समथिंग हैपन। ओके, तो किसी को कुछ अगर काम होता है तो उसके लिए इस आइडियम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गो टू द डॉग्स। क्या होता है? गो टू द डॉग्स, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए जो गो टू द डॉग्स एक इडियम्स है। ओके, गो टू द डॉग्स, इसका मीनिंग होता है, आपको देखने को मिलेगा इसका मीनिंग जाएगा आपका डिटोरिएट शॉकिंगली। क्या आ जाएगा? डिटोरिएट शॉकिंगली, यानी कि किसी को स्थिति होता है ना, कोई चीज सिचुएशन, उसको और ज्यादा बदतर स्थिति में बना देना। ओके, तो गो टू द डॉग्स का मतलब होता है डिटोरिएट शॉकिंगली, यानी कि किसी को बदतर बना देना, एकदम बहुत बुरा सिचुएशन में उसको डाल देना। ओके, तो डिटोरिएट मतलब क्या होता है? डिटोरिएट मतलब किसी चीज, कोई चीज अगर होता है तो उसको सिचुएशन को ज्यादा वर्स बना देते हैं, उसको हम लोग डिटोरिएट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ समझ लीजिएगा शॉकिंगली उसको डिटोरिएट कर देना, यानी कि कोई भी सिचुएशन को बहुत ही बदतर बना देना, उसके लिए गो टू द डॉग्स यूज करते हैं। और बाकी सारा एक मैं इडियम्स आपके मतलब एक पूछा था, मतलब कम्युनिटी टैब में, वहाँ पे क्या था? डॉग डेज। क्या पूछा था? डॉग डेज। देखिए कोई तो बोल रहे थे कि सर आप आंसर इसमें क्यों नहीं प्रोवाइड कराते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट ना इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग ही जवाब दूँ। तो डॉग डेज मतलब होता है गर्मी के दिन। क्या होता है? गर्मी का दिन। तो इसका सही आंसर होता है समर डेज। क्या होता है? समर डेज। ओके, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे अ फायर इन समवन्स बेली। क्या होता है? अ फायर इन समवन्स बेली। तो इसका जो अ फायर इन समवन्स बेली जो एक वर्ड आइडियम है, उसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग आपको देखने को मिलने का, पढ़िए पहले थोड़ा सा, मैं बताता हूँ, ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करूँ। वन हु इज एनर्जेटिक एंड इंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। क्या है? वन हु इज एनर्जेटिक एंड इंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। अगर कोई चीज़ के बारे में आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, उसके प्रति उत्साहित है। इंथुसियास्टिक मतलब होता है उत्साहित। ओके, उत्साह से भरा हुआ। जो कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, उत्साहित है, तो उसके लिए यूज होता है। अब फायर इन समवन्स बेली, वैसे बेली मतलब पेट होता है। क्या होता है? स्टोमक। क्या होता है? स्टोमक। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी चला गया। इडियम्स वगैरह थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, आता है क्वेश्चन, अगर मैं जो सेट किया था उसमें देखिएगा, मैं आपको देखिए क्या क्या बोला हूँ। आपको बोला हूँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ओके, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव। ओके, ये सारा पार्ट आप लोग कर रखिएगा। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। यहाँ तक इडियम्स फ्रेजेस से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। फिलर तो पूछना ही जाना है, फिलर्स वगैरह तो पूछेगा ही। ओके, फिलर्स, और यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछेगा है। वन वर्ड सब्जेक्शन थोड़ा सा कम पूछे के जाने की संभावना है। हमको लगता है कि एक दो क्वेश्चन ज़्यादा हमको पूछे नहीं जाएंगे। इडियम्स 3-4 पूछ सकते हैं। ओके, पता नहीं टोटल 60 क्वेश्चन में। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगले बार में फिर से डिस्कस करूंगा तो क्लोज टेस्ट लाऊंगा ना। क्लोज टेस्ट पता है ना, एक पैसेज होता है, उसे बीच बीच में खाली जगह होता है, तो क्लोज टेस्ट वहाँ भी लाने वाला हूँ। और क्लोज टेस्ट जो है आपको पैसेज में ही पूछा जाएगा। ओके, आपको पैसेज में ही पूछ दिया जाएगा। टोटल 6 पैसेज आएगा, 6-5-30। ओके, और उसमें से 1-2 आपको 2 तो क्लोज टेस्ट रहेगा, 3 पैसेज रहेगा। ओके, ठीक है, 4 भी पैसेज हो सकता है। देखिए कैसे देते हैं, लेकिन ऐसे क्लोज टेस्ट पैसेज में ही आपका आएगा। आगे देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। आज थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा ना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अ पर्सन हु अरेंजेज एंड सेल्स, यहाँ पे कट होना चाहिए, कट हो गया है ना। कट क्या होता है? जो कट फ्लावर को बेचता है। क्या होता है? कट फ्लावर को बेचता है। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि फ्लावर को ऐसे नहीं बेचता है, जो फ्लावर जैसे कहीं से खेत वगैरह से उठा के लाया जाता है, उसके बाद अगर देखेंगे कोई चीज़ सेल कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लोरिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर बोटनिस्ट। क्या बोलते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो गया फ्लोरिस्ट। क्या हो गया? फ्लोरिस्ट, यानी कि जो फ्लावर वगैरह को सेल करता है उसके लिए हम लोग फ्लोरिस्ट का वर्ड यूज करते हैं। और जैसे कि अगर बात करें हम हॉर्टिकल्चरिस्ट, तो उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट हम किसको बोलेंगे? तो हॉर्टिकल्चरिस्ट हम लोग बोलते हैं जो बागवानी का विशेषज्ञ होता है। क्या होता है? जो बागवानी का विशेषज्ञ हो
ओके, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। और जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम लोग किसको बोलेंगे, तो जो एक मानव विज्ञानी होगा, यानी कि जो ह्यूमन के बारे में स्टडी करता है ना, ओके, उसको बोलते हैं द वन हु स्टडी अबाउट द ह्यूमन रेस, उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। बाकी बोटनिस्ट के बारे में जानते हैं, जो बोटनी वगैरह वनस्पति शास्त्र के बारे में स्टडी करता है। पता है ना, बायोलॉजी का 2 पार्ट होता है, बोटनी और जूलॉजी, ओके, तो उसे एक तरह से बोटनी आता है। आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट आता है एक वन वर्ड सब्जेक्शन फॉन्ड ऑफ कंपनी, क्या आता है, समझ गया ना, जो इस वन वर्ड सब्जेक्शन था, ओके, इसका मीनिंग होगा क्या, फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट आता है फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो कंपनी, जो क्या होता है, जो कंपनी में रहना पसंद करता है, ओके, जो कंपनी में रहना पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं, कंपनी मतलब जो ग्रुप में रहना पसंद करता है। जैसे देखिएगा कि कोई पर्सन है वो अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन कोई कोई पर्सन है जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जैसे मैं बहुत अकेला रहता हूँ, ओके, बहुत ही ज़्यादा अकेला रहता हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह सर्कल एकदम कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा है सारा, एकदम अकेला हूँ मैं। कहीं भी हमको अकेले जाना, अकेले रहना, मतलब कोई भी काम अकेले करना ठीक ठाक लगता है, ओके। हाँ, ये सब मेरा पर्सनल चॉइस है, आप लोग का अपना अलग चॉइस हो सकता है, दैट्स इट फॉर। तो चलिए, फॉन्ड ऑफ कंपनी मतलब होता है चीयरफुल, ग्रीगेरियस, एमिएबल और फिर यहाँ पे ग्रेसियस है। तो देखिए जो ग्रुप में रहने के लिए पसंद करते हैं, ओके, तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एसएससी के, मतलब एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो उसको ग्रीगेरियस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस, यानी कि जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उसके लिए वर्ड याद देखिएगा, ग्रीगेरियस, ठीक है, तो समझ गए। और इतना सारे जो बाकी वर्ड है उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो जैसे कि एक चीयरफुल मतलब समझते होंगे ना, चीयरफुल मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। एमिएबल मतलब क्या होता है, जो आपको वर्ड देखने को मिलेगा एमिएबल, उसका मतलब होता है जो आपको सौहार्दपूर्ण भावना होता है। जैसे कि कोई आपसे लविंगली बात करता है ना, प्यार से, तो उसको एमिएबल यूज करते हैं, ठीक है, तो सौहार्दपूर्ण बोलते हैं। और ग्रेसियस मतलब क्या होता है, जो वर्ड है आपको ग्रेसियस, उसका मतलब होता है जो दया करता है। क्या करता है, जो दया करता है उसको बोलते हैं ग्रेसियस, समझ गए। तो समझ गए, आंसर आपका हो गया ग्रीगेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अब एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आ गया, क्या आ गया, करेक्टली स्पेल्ड आ गया। तो इसमें देखिए आपको जो है से यहाँ से बताना है कि इसमें इनकरेक्टली वर्ड क्या है, यानी कि आपसे ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन सा वर्ड ऐसे सही है, कौन गलत है, ओके, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक विकेरियस वर्ड है, विसियस है, कॉलस है या फिर हीनियस है। तो देखिए थोड़ा सा आइडिया दिमाग लगाइए कि कौन इसमें गलत है। तो देखिए जो यहाँ पे गलत वर्ड आप लोग देखने को मिलेगा हीनियस। क्यों, हीनियस वर्ड गलत है, बाकी सारा वर्ड सही है। अब हीनियस गलत क्यों है, तो हीनियस गलत इसीलिए है क्योंकि हीनियस का स्पेलिंग HIEN नहीं, हीनियस HEINOUS होता है, हीनियस क्राइम, ओके। हीनियस समझते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइप का होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हीनियस, ओके। तो आंसर आपका डी हो गया। और आज था महाशिवरात्रि है ना, तो इसके चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको महाशिवरात्रि की। तो मैं तो देखिए, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें मैं शुरू में बोलता नहीं हूँ, क्यों टाइम पास करना, ओके, थोड़ा सा मतलब अपने चीज़ों पे फोकस करते हैं, ओके। चलिए, तो ऑप्शन आपका डी चला गया, बाकी सारे देख लीजिएगा, वर्ड सही है। नेक्स्ट आता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, कॉन्ग्लोमेरेट होता है, ओके। फिर अब आपका होता है बिजनेस, मल्टीनेशनल आया है, फिर कॉर्पोरेशन। क्या इसमें गलत है, तो देखिए जो आपको गलत वर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपको कॉन्ग्लोमेरेट। क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट, क्योंकि जो वर्ड यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट है, ओके, वह कॉन्ग्लोमेरेट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एम कॉन्ग्लोमेरेट, MA दिख रहा है ना, MA नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए CONG, कॉन्ग्लोमेरेट, MERATE, तो ये आपका सही वर्ड होता है, ओके, समझ गए। तो ये आपका हो गया कॉन्ग्लोमेरेट। आज थोड़ा सा ना बाहर से साउंड आ रहा है, थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आज पूछा है तो लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में इंट्रीट, इन्वेलप, इनवाय या फिर इंट्रस्ट, ओके। देखिए थोड़ा सा वर्ड आप लोग जो है ना, ठीक है, सारा वर्ड्स का थोड़ा बहुत थोड़ा सा टेलीग्राम ज्वाइन अगर डाउनलोड कीजिएगा PDF, तो थोड़ा बहुत चेंज करके वहाँ पे दे दूंगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इंट्रीट, इन्वेलप, इनवाय या फिर इंट्रस्ट। तो देखिए जो करेक्ट वर्ड होगा, मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड है, सारा के सारा करेक्ट है, A भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है और फिर इंट्रस्ट भी सही है। इन्वेलप गलत लिखा हुआ है ना, इन्वेलप गलत वर्ड है, तो जो गलत है वही आपका आंसर आएगा ना। तो इन्वेलप का सही स्पेलिंग होता क्या है, इन्वेलप का होता है INVELOP होता है ना, डबल L नहीं होता है, ओके, ये होता है लिफाफा जो होता है। आगे आता है एरर डिटेक्शन पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए एरर डिटेक्शन ऐसे है, इसमें 4 पार्ट है, उसमें जो पार्ट में एरर होगा आपको खोजना है, और एरर नहीं होगा तो आप लोग D लगा दीजिएगा, नो एरर।
सी मैनेज्ड द कंपनी सो वेल दैट इट इज मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर, यानी कि बात बोला जा रहा है कि वह कंपनी को इस तरह से मैनेज की उस साल कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। तो सेंटेंस अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस पार्ट में, तो सी मैनेज्ड द कंपनी, कंपनी को इस तरह से मैनेज की, यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्लस V2 का रेफरेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ V2 का रेफरेंस, तो यहाँ पे क्या कर रहा है प्रेजेंट, ओके यहाँ पे प्रेजेंट क्या कर रहा है, तो इसको प्रेजेंट नहीं, इसमें इज नहीं वाज मेड बनाइए, ठीक है, दैट इट वाज मेड, ओके, तो वाज लगना चाहिए, यानी पार्ट नंबर बी में गलती है, बी है ऑप्शन नंबर सी में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी जानना चाहिए। ऐसे ही उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन कभी दे सकते हैं, तो हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आई वुड हैव डाइड इफ ही, समझ गए ना पिछला क्वेश्चन, आई वुड हैव डाइड इफ ही डिड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट, जो ऐसे दैट डे, ठीक है, तो वुंड मतलब एक घाव होता है, तो यहाँ पे ड्रेस मतलब समझते हैं ना, जो ड्रेसअप वगैरह होता है उसके लिए ड्रेस यूज करते हैं, तो यहाँ समझ लीजिएगा, उसको जो मतलब मलहम पट्टी होता है उसको ड्रेसअप बोलते हैं। तो हम डाइड हो जाते भाई अगर मेरा घाव को उस दिन मलहम पट्टी नहीं किया गया होता, तो बताइए इसमें गलती क्या है। तो देखिए एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहा होगा, आई वुड हैव डाइड, ओके तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद इफ आया है ना, क्या आता है, इफ, यानी सेंटेंस इफ से आता है, स्टार्ट होता है, तो इफ वाला पार्ट आपको इधर है, क्या है, इफ वाला पार्ट इधर है, तो इफ ही डिड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट डे, ये थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, तो ये पास्ट का रिप्रेजेंट यानी कि पहले काम ही हुआ है, अब मरना बाद में हो रहा था ना, तो जो पहले हुआ था उसमें हैड लगता है, तो यहाँ पे डिड नॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैड नॉट का रिफरेंस जाना चाहिए ना, तो इफ ही हैड नॉट ड्रेस माई वुंड दैट डे आई वुड हैव डाइड, ऐसे सही सेंटेंस होना चाहिए, आगे पीछे करके दे दिया गया सेंटेंस, ओके, तो समझ लीजिएगा इसको, ओके। करेक्ट स्ट्रक्चर यही होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद V3, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 आता है, ओके, तो वुड हैव प्लस V3 यहाँ पे दिख रहा होगा। तो गड़बड़ कहाँ है भाई, गड़बड़ है इफ ही डिड नॉट स्ट्रेस, ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी चला गया, कहाँ चला गया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी पे चला गया ना, कहीं कहीं टिक लग जाता है कभी कभी पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई अलोंग विथ माई फ्रेंड्स डिस्कसिंग अबाउट द मैटर ऑफ यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन में क्राइसिस आपको पता चला होगा, बहुत बुरा सिचुएशन है वहाँ पे, क्या कहा जाए मतलब दुनिया के बारे में। चलिए तो देखिए यहाँ पे गलती क्या है, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा देखिएगा, आई अलोंग विथ माई फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड छूट गया है, यहाँ पे एम होना चाहिए ना, डाला होगा कहीं पे शायद मिस कर गया होगा या फिर इरेज हो गया होगा। आई अलोंग विथ माई फ्रेंड्स एम डिस्कसिंग अबाउट द मैटर ऑफ यूक्रेन क्राइसिस, ध्यान दीजिए, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे एन लगाइए, उसके बाद पढ़िएगा इसको सेंटेंस को, देखिए आई के बाद अलोंग विथ माई फ्रेंड, एम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए, क्योंकि आई के बाद अलोंग विथ, टुगेदर विथ, हेल्ड बाय, एकम्पनीड बाय, ये सब आता है, एज वेल एज वगैरह, तो उसके बाद जो वर्ब आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है, सेकंड के साथ नहीं आता है, तो आई के अनुसार यह एम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पढ़िए पार्ट ए में, डिस्कसिंग अबाउट द मैटर, कोई गड़बड़ लग रहा है ऑफ यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, तो गड़बड़ जो है सो पार्ट आपका बी में है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी वर्ड एक डिस्कस आता है थोड़ा सा सावधान हो जाए कीजिए, क्या होता है, कभी भी आपका वर्ड जो डिस्कस आता है ना, इसका मतलब ही होता है टू टॉक अबाउट, क्या होता है, टू टॉक अबाउट, तो जब डिस्कस आ गया इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट, तो फिर से एक अबाउट क्यों लगा रहे हैं भाई, हाँ, डिस्कस का मतलब होता है टू टॉक अबाउट, ठीक है, तो इसके बाद अबाउट नहीं लगेगा, यानी कि आपको जो पार्ट नंबर बी है उसमें गड़बड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ओके, तो यहाँ पे समझ चुके होंगे, पार्ट ऑप्शन नंबर आपका बी में गड़बड़ी है और बी है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाना चाहिए।